भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हम इसकी प्रस्तावना के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत क्रिस्तोफ जाफरेलो भारत का पहला दलित नेता होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठानों के बीच में, यहां पर वे सरकारों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सत्ता के प्रतिष्ठानों के बीच में आज भी अंबेडकर जो है वो अस्वीकार्य हैं। यहां तक के एक भयजनक स्थिति अंबेडकर उत्पन्न करते हैं। इसीलिए उन पर लिखी गई किताबें या उनका जो लेखन है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। उसका कंपैरिजन वे करते हैं, जैसे कि गांधी, नेहरू और बाकी अन्य जो लीडर्स हैं यहाँ के, उनका आप हर जगह लिटरेचर अवेलेबल पाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिटरेचर के साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद वे अपना मूल्यांकन शुरू करते हैं कि किस तरीके से बचपन बीता, और बचपन में जब वे कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, यानी कि छावनी में रहते थे, वहां उस तरह का जातिगत उत्पीड़न अंबेडकर को कभी देखने को नहीं मिला। और फिर वे जिक्र करते हैं उनके जीवन की उस पहली घटना का जिसने उन्हें फर्स्ट हैंड जातिगत उत्पीड़न का एक्सपीरियंस दिया, और वहीं से डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचा कि किस तरीके से वो जाति के खिलाफ अपना संघर्ष करेंगे। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और आज का एपिसोड खासा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में जो पुस्तक है वो किस तरह आगे बढ़ेगी, इसका पूरा जिक्र है क्रम दर क्रम, और साथ ही ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको ढूंढ कर दूंगी जो अमूमन हमसे पूछे जाते हैं और हमारे समाज के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 30 का दशक अंबेडकर के लिए दलगत राजनीति के नए प्रयोगों का दौर रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया जाए। अगर उनकी ये मांग मान ली जाती तो अस्पृश्य निश्चित रूप से एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हो सकते थे। अंग्रेज सरकार ने भी कम्युनल अवार्ड के सिलसिले में हुई चर्चाओं के दौरान उनके तर्कों पर आंशिक सहमति दी थी, जिसकी घोषणा भी सरकार की ओर से 24 अगस्त 1932 को की गई थी। मगर चूंकि गांधी जी को भय था कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हिंदू एकता को क्षीण कर देगी, इसलिए वे तत्काल ही पूना स्थित यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे। फलस्वरूप अंबेडकर को पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी मांग छोड़नी पड़ी और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर दस्तखत भी करने पड़े। इस घटनाक्रम से अंबेडकर को गहरा धक्का लगा था। हालांकि बाद में सदाशयता का भाव दिखाते हुए, मतलब सज्जनता का भाव दिखाते हुए, एक काइंडनेस का भाव दिखाते हुए गांधी ने इस बात को माना था कि स्पृश्यों को बड़ी संख्या में आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। 1936 में अंबेडकर ने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि आईपीएल, तो यहां पर एक मिसप्रिंट है, आईपीएल की जगह आईएलपी होना चाहिए था कायदे से, का गठन किया। यह फैसला 1937 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर लिया गया था। 1937 के चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत कराए गए थे। ये कानून प्रांतीय सरकारों और असेंबलियों को 1919 के सुधारों से कहीं ज्यादा शक्तियां व अधिकार देता था। तो पिछली पुस्तक जो हमने पढ़ी थी संविधान निर्माता के तौर पर, जब हमने डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर चर्चा करी थी, तो उसमें इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि जो संविधान है वो मूल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर आधारित रखा गया है। आईएलपी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मध्य प्रांत में ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे और यहां पार्टी को कुछ सफलता भी मिली। पार्टी के 9 अन्य सदस्यों के साथ साथ अंबेडकर भी निर्वाचित घोषित हुए। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय राजनीति में बदलावों की गति और तेज कर दी गई थी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की सलाह और सहमति के बिना भारत को विश्व युद्ध में घसीट लिया था। लिहाजा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने उन 8 प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया जिसका नेतृत्व उनके हाथ में था। बाकी भारतीयों को युद्ध प्रयासों के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और
ILP जैसे छोटे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अपनी ओर खींचना शुरू किया। इस क्रम में अंबेडकर 1941 में डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बने और 1942 में उन्हें श्रम मंत्री नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हमारे समाज से पूछी जाती हैं और लोगों के पास उनका जवाब नहीं होता। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो एक ट्रेटर थे, एक गद्दार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन यहां पर साफ तौर पर आप बता सकते हैं कि क्यों साथ दिया। साथ देने में सबसे पहले जो हमने पुस्तक पढ़ी थी शमसुल इस्लाम जी की, स्वतंत्रता आंदोलन और RSS एक दास्तान गद्दारी की, उसमें भी उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया है कि जब कांग्रेस ने सब जगह से विड्रॉ कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि उनसे पूछे बगैर कैसे शामिल हो गया अंग्रेजी हुकूमत, तो वहां पर हिंदू महासभा के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ गठबंधन करके सरकार स्थापित करी थी। तो कायदे से तो इन लोगों ने देश को धोखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने साथ इसलिए नहीं दिया कि वो गद्दार थे, उन्होंने साथ इसलिए दिया क्योंकि वे इंसान को इंसानी हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों चीजों में फर्क है। मैं बार बार पुस्तक पाठन के दौरान इस बात को कहती हूं कि जो सवर्णों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो उनके अपने इंटरेस्ट थे, वे संसाधनों पर कब्जा चाहते थे और सत्ता पर बैठे रहना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सहयोग अंग्रेजों का इसलिए किया क्योंकि वे अपने समाज के लिए मानवीय अधिकार चाहते थे। तो दोनों के इंटरेस्ट में बहुत फर्क है। मंत्री के रूप में अपनी गतिविधियों के साथ साथ वे अपनी पार्टी की रणनीति को भी तराशते रहे और 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन यानी कि SCF के नाम से एक नए संगठन का गठन किया। शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी कि अनुसूचित जातियां उन अस्पृश्य जातियों का समूह था जिसको सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में इन जातियों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने ये सूची तैयार की थी। सभी मजदूरों में अपना राजनीतिक जनाधार फैलाने का प्रयास करने के बाद अंबेडकर अपनी कोशिशों को सिर्फ अस्पृश्यों तक सीमित करते गए। कांग्रेस की विराट राजनीतिक ताकत के सामने SCF का कोई मेल नहीं बैठता था। लिहाजा मार्च 1946 में SCF को प्रांतीय असेंबलियों के चुनावों में भारी पराजय का सामना करना पड़ा और तो और खुद अंबेडकर भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। बहरहाल इस नाकामयाबी के बावजूद अस्पृश्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में उनका राजनीतिक उभार जारी रहा। 3 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी सरकार में विधि मंत्री नियुक्त किया और 3 सप्ताह बाद 29 अगस्त को उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसविदा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। 1947 से 50 के बीच यही उनकी सारी सरगर्मियों का केंद्र रहा। संविधान में समाज सुधारों के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तय की गई थी। खास तौर से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित करने और जाति, नस्ल व लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों को निषिद्ध घोषित करके संविधान में समाज सुधार के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तैयार की गई थी। अंबेडकर भारतीय समाज की तमाम विकृतियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए संकल्पकृत थे। इसलिए जनवरी 1950 में उन्होंने विवाह व तलाक, उत्तराधिकार और दत्तकता आदि के बारे में प्रावधान तय करने के लिए तैयार किए गए हिंदू कोड बिल में संशोधन का अभियान शुरू किया। उनका कहना था कि यह कानून हिंदू समाज में दीर्घकालिक सुधारों का साधन बनना चाहिए, मगर नेहरू इस बात से चिंतित थे कि कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता रेडिकल सुधारों की वजह से दूर छिटक सकते हैं। लिहाजा नेहरू ने अंबेडकर के प्रस्तावों पर एक खामोशी बनाए रखी और फलस्वरूप सितंबर 1952 में अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर वे विपक्ष में बैठे और सोशलिस्टों के साथ अपने पुराने ताल्लुकात को फिर से खंगालना शुरू किया। 1951-52 के चुनावों में इस गठजोड़ को भी भारी झटका झेलना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहती हूँ।
डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के अधिकारों को बचाए रखने के लिए जो जरूरी समझा, राजनीतिक तौर पर उस गठबंधन में वे रहे। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर वे संविधान बना सकते हैं और अपने समाज के लोगों के अधिकारों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित कर सकते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस का सहयोग किया, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विपक्ष में बैठे और उसके बाद दोबारा सोशलिस्ट पार्टियों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया। इसके बाद वे बौद्ध धर्म की तरफ मुड़े। उनकी अंतिम मुख्य रचना द बुद्ध एंड हिज धम्मा उनके इसी बदलाव पर केंद्रित है। यह किताब मरणोपरांत 1957 में प्रकाशित हुई। इस किताब के प्रकाशन से एक साल पहले उन्होंने 14 अक्टूबर को दशहरा के महत्वपूर्ण हिंदू पर्व के दिन नागपुर में एक विशाल जनसमूह के सामने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। इस अवसर पर हजारों दूसरे स्पृश्यों ने भी उनके अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म कबूल किया। अगले माह 30 नवंबर को वे दिल्ली लौटे और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। इस किताब का मकसद अंबेडकर के जीवन की घटनाओं को गिनवाना नहीं है। अब इस बात को जरा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस किताब का मकसद अंबेडकर के जीवन की घटनाओं को गिनवाना नहीं है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों का मैंने अभी जिक्र किया है। इस किताब का मकसद इस बात पर रोशनी डालना है कि अस्पृश्यों की मुक्ति में और सामान्य रूप से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक रूपांतरण में अंबेडकर का क्या योगदान रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की घटनाओं को मतलब अमूमन हम लोग जानते ही हैं, हर छोटी बड़ी घटना को, लेकिन ये उन्होंने क्यों किया और इसको करने के पीछे उनका मकसद क्या था, यही इस पुस्तक का सार है। अंबेडकर ने जातिगत उत्पीड़न का विश्लेषण कैसे किया और मुक्ति की अपनी रणनीति कैसे गढ़ी। अंबेडकर के बारे में एक रूमानी नजरिया अपनाने के बजाय मैं इस सवाल पर एक रणनीति केंद्रित पद्धति से विचार करने का प्रयास करूंगा। उनके करियर का विश्लेषण करने के लिए यह पद्धति ही ज्यादा उपयुक्त है। 31 जनवरी 1920 के मूक नायक के पहले ही अंक में, जब वे सार्वजनिक पटल पर प्रवेश ही कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे मंच की जरूरत पर जोर दिया जहां हम अपने ऊपर और दूसरे दबे कुचले लोगों के साथ हो रहे बेतहाशा अन्याय या संभावित अन्याय पर विचार कर सकें और उनके भावी विकास के लिए उचित रणनीतियों पर विवेचनात्मक ढंग से चिंतन किया जा सके। तो यहाँ पर फुटनोट 12 दिया हुआ है, इसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। वी रॉड्रिग्स, इंट्रोडक्शन इन वी रॉड्रिग्स एडिटेड द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002, पेज 9 में उद्धृत गेल ओमवेट ने हाल ही में कहा है कि अंबेडकर सबसे बढ़कर एक रणनीतिकार, व्यावहारिक राजनीति के व्यक्ति थे, भले ही उनके सार्वजनिक वक्तव्य कितने भी रेडिकल क्यों ना हो। जी ओमवेट, Undoing the Bondage, Dr. Ambedkar's Theory of Dalit Liberation in K.C. Yadav, edited from Periphery to Center Stage, page number 137। तो यहां पर यह पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का कितना भी विरोध कांग्रेस से रहा हो, लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र उन्हें जरिया भी नजर आता था अपने समाज के अधिकारों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित करने का। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस से उनकी बहुत लड़ाई भी रही, विरोधी विचारधारा का था कांग्रेस, लेकिन उसके साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया और अपने समाज के लोगों के अधिकार भी राजनीतिक तौर पर सुरक्षित करें, इसको समझे जाने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले कि मैं उनकी रणनीतियों पर चर्चा करूं, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अंबेडकर कैसे बने। इसके लिए सबसे पहले मैं उनको महाराष्ट्र और उनके पारिवारिक व सामाजिक परिवेश के संदर्भ में देखने का प्रयास करूंगा। तत्पश्चात मैं इस बात का विश्लेषण करूंगा कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए शुरू से ही वह उसके बारे में किस तरह सोचने लगे थे। राजनेता अंबेडकर और कार्यकर्ता अंबेडकर की छवियों के पीछे एक चिंतक अंबेडकर की छवि प्रायः छिपी रह जाती है, और यह अफसोस की बात है क्योंकि उनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत अव्वल दर्जे की बौद्धिक कृतियां हैं।
फिर भी दूसरे चिंतकों के विपरीत उनके अपना लालन पालन और हालात ऐसे रहे कि वे समाज शास्त्री के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रयोग अपने सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य के लिए कर पाए। उन्होंने जाति की संरचना की चीर फाड़ इसलिए की ताकि वह ऊंच नीच पर आधारित इस सामाजिक व्यवस्था को जड़ से खत्म कर सके, और इस मिश्रित पद्धति की वजह से ही उन्हें एक विशुद्ध समाज वैज्ञानिक के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। एक पथ प्रदर्शक के रूप में अंबेडकर एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की ओर बड़ी एहतियात से कदम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन्होंने अस्पृश्यों को सुधारने का प्रयास किया ताकि उन्हें बृहत्तर हिंदू समाज के भीतर तरक्की के मार्ग पर ले जा सकें, विद इन ब्रैकेट मुख्य रूप से शिक्षा के माध्यम से। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय खोले, स्कूल कॉलेजेस खोले। बाद में 30 के दशक में वे राजनीति में दाखिल हो गए। उन्होंने जिन पार्टियों की स्थापना की वे कभी अस्पृश्यों के संगठन दिखाई पड़ती थीं तो कभी उत्पीड़नों की गोलबंदी का आधार दिखाई देती थीं। मगर उन्होंने अपनी राजनीतिक कार्रवाइयों को सिर्फ दलगत राजनीति तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने सरकारों के साथ दोस्ती बनाने और तोड़ने में भी कभी गुरेज नहीं किया। चाहे अंग्रेज हों, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, सत्ता में बैठे लोगों पर भीतर से अपने उद्देश्य के हित में दबाव पैदा करने के लिए वे सरकारों में जाते रहे और उनको छोड़ते भी रहे। सबसे अहम बात, थोड़ी देर पहले ही मैंने गेल ओमवेट जी के संदर्भों से आपको समझाने की कोशिश की थी कि अपने समाज के अधिकारों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए पूना पेट के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, क्योंकि वे जानते थे कि कांग्रेस ही एकमात्र जरिया है अपने समाज के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने का। अपनी इस पद्धति की बदौलत वह भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अस्पृश्यों के हित में आवाज उठा पाए और गांधी के कुछ विचारों को हाशिए पर रखने में कामयाब हुए। मगर अंबेडकर इस तरह की राजनीतिक सक्रियता से संतुष्ट नहीं थे। अंततः वे इसे निरर्थक मानने लगे थे। नियमित अंतराल पर वे रह रहकर एक ज्यादा रेडिकल रास्ता अपनाते रहे, एक ऐसा रास्ता जो आखिरकार एक अन्य धर्म को अपनाने तक जा पहुंचा। यह परिणति जातीय व्यवस्था के उनके विश्लेषण और इस निष्कर्ष की स्वाभाविक उत्पत्ति थी कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का मूल आधार का अंग है। वे 1920 के दशक से ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे थे, मगर अपने जीवन के अंतिम साल तक धर्मांतरण के इस साहसिक फैसले को लागू करने से बचते रहे। यह भी सबसे अहम बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला 1935-36 में ही कर लिया था, लेकिन उसको छोड़ने के बीच में जो गैपिंग है वो 20 साल की है। तो उसे भी इस पुस्तक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह अंबेडकर दो छोरों के बीच झूलते दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वह हिंदू समाज या समूचे भारतीय राष्ट्र में अस्पृश्यों की उन्नति चाहते हैं, और दूसरी तरफ वह एक पृथक निर्वाचन मंडल या पृथक दलित पार्टी या हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाने जैसी विच्छेद की रणनीति पर भी काम करते रहे। तो जहां अपने समाज के लोगों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करते रहे, वहीं एक अन्य धर्म अपनाने के ऊपर भी वे शोध करते रहे। तो हमने पढ़ा था कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। उसमें हमने बहुत सारे चीजें पढ़ी थी जिसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने गौर किया था और 20 साल तक उन्होंने क्या क्या काम किए। उन्होंने समाधानों की तलाश की, नई नई रणनीतियां आजमाई और ऐसा करते हुए दलितों को मुक्ति के एक कठिन मार्ग पर ले चले। तो यहां पर ये प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। उन्होंने जो भी चीज करी वो किस लिए करी, तो अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए जब जरूरी हो, जिससे जरूरी हो, हाथ मिलाना चाहिए यदि आपको अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं। तो
डॉक्टर अंबेडकर ने भी ताउम्र यही किया। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। फिर भी यदि आपकी कोई मंशा रह गई हो जो क्लियर ना हुई हो, उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा जरूर, ताकि उसका हम समाधान फर्दर प्रस्तुत कर सके बुक पढ़ने के दौरान। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं। अंबेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में अंबेडकरनामा का सहयोग करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।